नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और हम लोग चाय पर समीक्षा जब करने बैठे हुए हैं तो खूबसूरत मौसम है, बादल है, बारिशों की फुहार है और ऐसे में चाय की चुस्कियाँ भी हम लोग ज़रूर लेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सर कहीं न कहीं बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं, पूरी दुनिया की नज़र उस पर है। भारत की भी नज़र है। शेख हसीना बताया जा रहा है कि अभी भी भारत में ही है। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। डिप्लोमेटिक स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग रखें, तो हिंदुओं को लेकर जो खबरें आ रही है बांग्लादेश से, उसमें भारत सरकार ने कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। लेकिन अब भाजपा कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। अनुराग ठाकुर ने संसद में बोला, इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि गाज़ा में जो कुछ भी होता है तो उस पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस की बैठक में प्रस्ताव आ जाता है, प्रियंका राहुल ट्वीट कर देते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन इस पर ये लोग खामोश हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाले लोग हैं। जी, देखिए खैर राजनीति आपको पता ही है कि हाँ। हर विषय पर होती है। लेकिन एक चीज़ देखनी चाहिए कि चाहे कोई सा भी देश हो, उसकी एक ज़िम्मेदारी बनती है सरकार की कि जो माइनॉरिटी है, उसकी पूरी सुरक्षा करे, उसके हितों का ध्यान रखे, उसको लेकर राजनीति ना हो। अगर हम बात करते हैं, जब हिंदुस्तान में बात करते हैं, चाहे हम बांग्लादेश की बात करते हैं, चाहे हम किसी अन्य देश की बात करते हैं, तो सभी देशों की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी माइनॉरिटी की सुरक्षा करें। और जो लोग विरोध करते थे सीएए का, मुझे लगता है कि शायद अब उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि सीएए क्यों लाया गया था, किस लिए लाया गया था, किन के लिए लाया गया था। हालाँकि उसमें जो डेट का जो कट है, वो है, तो उसको देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि जो अभी बांग्लादेश के हालात हैं, उसका उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले से जो सीमा लगती है, वहाँ पर हज़ारों लोग पानी में खड़े हैं इस समय और बीएसएफ से कह रहे हैं कि आप दरवाज़ा खोलिए, हमको अंदर आने दीजिए। तो हालात वहाँ पर किस कदर बेकाबू हैं, ये दिखा रहा है कि लोग 2-3 दिन से अगर पानी में खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप हमें गोली मार दीजिए या आप हमें अंदर आने की अनुमति दीजिए, तो वो दिखाता है वो कि कौन लोग हैं? वो हिंदू हैं उसमें या अधिकतर हिंदू हैं, अधिकतर हिंदू हैं। ये पीटीआई की रिपोर्ट है, तो उसमें बिल्कुल। अधिकतर हिंदू हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार किया गया है। और मुझे लगता है कि शायद जो माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर जो अत्याचार करते हुए जो वीडियो बनाए गए, उनको सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया। मंदिरों को तोड़ा गया। हाँ, तो वो सब उसको उस वीडियो वायरल कराने के पीछे भी कुछ संदेश और संकेत है, जिसको समझना चाहिए और ये एकजुटता का समय भी है। दूसरा एक चीज़ हमको ये भी देखनी होगी कि जब प्रदर्शन वहाँ की सरकार के खिलाफ हो रहे थे, जब प्रदर्शन आरक्षण के संबंध में जो सरकार ने फैसला लिया था, उसके खिलाफ हो रहे थे, शेख हसीना के हटते ही वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट में कैसे हो गया वो प्रदर्शन। तो यानी कि ये प्रदर्शन का कुछ उद्देश्य कुछ और था, इसके जो पीछे जो ताकतें हैं वो कुछ और थी। तो इसीलिए ये बहाना कुछ, निशाना कुछ और ये जो पुराना हिसाब चुकता किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसकी कीमत बांग्लादेश को आने वाले लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। तो ये हिंसा है, वो किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। प्रगति पर जा रहा था, बहुत अच्छी प्रगति थी। और अगर हम बात करते हैं कपड़ा उद्योग के मामले में, आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में उसका एक अच्छा खासा स्थान रखता था। बड़े-बड़े ब्रांड्स को वहाँ से सप्लाई होती थी रेडीमेड गारमेंट्स की। तो ये एक दिखाता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जो बनी बनाई अर्थव्यवस्था थी, आपने उसको तबाह किया है। अब निवेशक आने से कतराएंगे, आपको नया ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है लोगों की अगर हमने कुछ बल्क में ऑर्डर दिया और अगर इस तरह के हालात हुए तो हमारे वो सप्लाई रुक जाएगी। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि ऐसे अराजकता के माहौल में, ऐसे हिंसा के माहौल में हम कुछ निवेश करें। इसका सीधा असर क्या होगा कि रोज़गार पर पड़ेगा। अब आप देखिए कि वहाँ पर जो छात्र थे, उन्होंने लड़ाई इस बात के लिए लड़ी कि रोज़गार की कमी है देश में विकास की कमी है, देश में भ्रष्टाचार है। लेकिन इसका एक तरीका होता है। अब आपने जिस तरीके का इस्तेमाल किया, उससे आपके देश की छवि खराब हुई है। निवेश नहीं आएगा तो रोज़गार के अवसर कम होंगे, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, जो कारखाने नहीं चल रहे हैं, वो तो अब जो मज़दूर हैं उनके लिए घर बैठने की नौबत आ गई। तो रोज़गार इससे बढ़ा नहीं, रोज़गार
कम हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये जब हम किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हमको वो मांग मनवाने का सही तरीका अपनाना चाहिए। जो बांग्लादेश में तरीका अपनाया गया वो सही नहीं था। जो बांग्लादेश में तरीका था वही तो कुछ तालिबान में भी था, तालिबान ने भी किया। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आप में और तालिबान में क्या अंतर है? बिल्कुल, और आप देखिए कि किस तरीके से ऐसे वीडियो भी सामने आए थे कि बांग्लादेश के जो इस्लामी छात्र शिविर के जो से जुड़े जो संगठन के जो छात्र हैं, उनमें से कुछ ने चाहे अफ़गानिस्तान में जाके, पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग ली और खुफिया एजेंसियों के हाथ में इस संबंध में कुछ वीडियो भी आए हैं। तो ये दिखता है कि एक बड़ी प्लानिंग के साथ में कदम दर कदम बढ़ाते हुए कुछ इस तरीके से अभियान को आगे बढ़ाया गया। ये जो छात्र का आंदोलन था, इसको सत्ता पलटने का आंदोलन बना दिया गया और सत्ता भी किनके हाथ में आई है। अब आप देखिए कि जो मोहम्मद यूनुस जो वहाँ पर अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा है कि वैसे वो पश्चिम देशों के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि भारत ने कह दिया कि ये तो आंतरिक मामला है उस देश का, तो भारत कैसे मुंह मोड़ सकता है। अब आप देखिए कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और दूसरे की संप्रभुता की और जो उसकी अक्षुण्णता है उसकी पूरी कदर करता है, उसकी पूरी इज्जत करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हम वहाँ पर इंटरफेयर कर देंगे। वो उस देश का आंतरिक मामला है। कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा होता है कि उस देश को ही सुलझाना होता है। अगर बांग्लादेश पर कोई हमला हुआ होता, हमसे कोई मदद मांगी हुई होती तो एक औपचारिकता होती, तब हम जा सकते थे। लेकिन वहाँ के आंतरिक मुद्दे, अगर किसी देश में कुछ आंतरिक संघर्ष हो रहा है तो भारत कैसे उसको सुलझा सकता है। तो मोहम्मद यूनुस वैसे भी पश्चिम के समर्थक माने जाते हैं। माना जाता है कि पश्चिम की तरफ से ही उनको लाया गया है। अब आप देखिए कि वहाँ पर जो विदेश मंत्री आए हैं, जो विदेश मंत्री हैं वो अभी से एक तरह से धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं। वो विदेश सचिव भी रह चुके हैं। अब आप देखिए कि जो तौहीद हुसैन नाम है उनका, तो तौहीद हुसैन कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों में भारत ने बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं किया। अब आप देखिए कि अगर हम देखें, भारत और बांग्लादेश के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो आदर्श माने जाते हैं पूरी दुनिया में। जितनी हमने मदद की और हमने, आप देखिए कि हमने इतनी मदद की, उसके बावजूद नफरत देखी है। हमने एम्बुलेंसें जो उनको दी थी, वहाँ पर वो छात्रों ने उन एम्बुलेंसों को तोड़ा। आपकी नफरत किसी देश के खिलाफ हो सकती है, किसी पार्टी के खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपको जो एम्बुलेंस मिली थी वो मरीज के काम आती है। आपने उनको क्यों तोड़ा? आपने उस संसाधन की बर्बादी की। आपको मदद के तौर पर एक मित्रता की निशानी के तौर पर दी गई थी, तो ये आपने बहुत गलत काम किया। तो तौहीद हुसैन के भी ऐसे बहुत सारे बयान हैं और वो ये मानते हैं, तौहीद हुसैन, कि अगर बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार हो और ढाका में खालिदा जिया की सरकार हो और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हो, तभी अच्छे संबंध रह सकते हैं। तो वो भी एक पार्टी के नज़रिए के इर्द गिर्द ही उनकी सोच घूमती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी संकुचित सोच रखकर बांग्लादेश को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत से लगती जितनी भी पूर्वोत्तर की सीमाएं हैं, जो बंगाल की जो सीमा है, वहाँ पर जिस तरीके का इस समय बीएसएफ के लिए नई चुनौती जो खड़ी हो गई है, जिस तरीके से वहाँ पर हजारों लोग, बांग्लादेशी लोग भारत में आने के लिए आतुर हैं। वहाँ पर बाढ़ के पास वो एक तरह से बाढ़ को पकड़ के ऐसे खड़खड़ा रहे हैं, वो पानी में खड़े हैं। कुछ लोग नावों से, मेघालय से रिपोर्ट थी कि कुछ लोग नावों से आए भी थे, लेकिन बीएसएफ ने उनको खदेड़ दिया। तो इस तरीके की एक ही नई चुनौती खड़ी हो गई देश को। तो इसी सरहद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला भी किया, एक बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी है, ताकि जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से लेकर जो सीमा की सुरक्षा को लेकर जो त्वरित फैसले लेने हैं, दिल्ली की अनुमति नहीं लेनी पड़े, आप खुद ही हालात को देखते हुए तुरंत फैसले ले सकें। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई। मुझे लगता है कि शायद अब हालात जल्द ही काबू में होंगे। कम से कम इस समय हमारे लिए जो चुनौती है वो ये कि सरहद की सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, घुसपैठ रोकना महत्वपूर्ण है। और अगर जब इतनी भीड़ होती है तो उसमें से कौन से अराजक तत्व आपके देश में आ जाएं, कोई मादक पदार्थ की तस्करी ना करने लग जाए, कोई हथियार लेकर ना आ जाए, तो ये चिंता करना बहुत ज़रूरी काम है। और हमें पूरी उम्मीद है कि खासतौर से जिस तरह से हमारे बीएसएफ के जवान सुबह शाम अलर्ट हैं, तो घुसपैठियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर आ जाएंगे। और कांग्रेस वाली बात, जो कांग्रेस खामोश क्यों है? गाजा पर तो इतनी, ये देखिए, ये लेते हो भाई, चाय लेते हो, चाय लेते हो, चाय ठंडी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, उसमें एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो इंसानियत से ज़्यादा राजनीति को महत्व दिया जाता है। अब गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं, निश्चित रूप से जान हर एक की कीमती होती है। वहाँ पर मारे गए, आपने उनके लिए आवाज़ उठाई, बहुत अच्छा है और ये आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ विवत्स अत्याचार हो रहा है, तो उनके लिए भी आवाज़ उठाइए।
मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा तो मेरा वो वोटर नाराज़ हो जाएगा, मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊंगा तो मेरा वो वोटर नाराज़ हो जाएगा, ये राजनीति गलत है। इस तरीके की राजनीति दिखाती है कि आप दोहरी मानसिकता वाले हैं और आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और आपके लिए सत्ता ही सब कुछ है। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये जनता जानती है, जनता बोलती नहीं है, लेकिन चुनाव के समय जनता बता देती है कि उसका मत क्या है। और जनता, अगर आप देखें पिछले 3 लोकसभा चुनाव से, तो जनता बता रही है कि जो दोहरे चरित्र वाले, दोहरी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको घर बिठा रही है जनता। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा स्टैंड रखेंगे तो ऐसा स्टैंड एक तो राजनीति आपकी लंबी चलने नहीं देता, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे स्टैंड के चलते आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, उस जो आज का युवा है वो आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा, वो समझ रहा है इस बात को। और आजकल सोशल मीडिया का जो ये युग है, इसमें पल पल की जानकारी हर एक के पास मोबाइल पर होती है। उसको पता है कि आप किस सोच विचार वाले हैं, अगर मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो मेरे को भी इसी सोच तक ही सीमित रहना पड़ेगा। तो ये आगे चलकर आपके भी भविष्य के हित में नहीं है, आप और देश के भी भविष्य के हित में नहीं है। बिल्कुल सच्चाई लीजिए सर। लेकिन सवाल फिर घूम फिर के देश की राजनीति को लेकर भी आने लगता है कि जिस तरीके से संसद में हुआ, संसद का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि राज्यसभा में खास करके जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ नारेबाजी जिस तरीके से विपक्ष की ओर से की गई, निर्णय प्रस्ताव भी लाया गया सत्ता पक्ष की ओर से। इसके अलावा खबर ऐसी भी है कि अब सभापति के खिलाफ अब प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है पूरा विपक्ष, जो 80 सदस्य चाहिए होते हैं और उससे ज़्यादा सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो जो संसद में हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप अभी जो नई लोकसभा बनी है उसका जो पहला सेशन था और अभी जो मानसून सेशन था, आप दोनों सदनों की पूरी कार्रवाई को देखेंगे तो एक चीज़ स्पष्ट है कि विपक्ष ने एक नई रणनीति तैयार की है कि लोकसभा में स्पीकर के साथ और राज्यसभा में चेयरमैन के साथ भिड़ना है, और इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और ये दिखाना है कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आसन को कटघरे में खड़े करने का एक पूरा सोचा समझा कह सकते हैं कि पूरा एक रणनीति है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो राज्यसभा में आप जो घटनाक्रम की बात कर रहे हैं वो बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर सवाल उन सांसदों से है, उन विपक्षी सांसदों से है जिन्होंने अपनी सदन की सदस्यता की शपथ लेते हुए संविधान की प्रति हाथ में रखी थी। संविधान की प्रति आपने हाथ में रख ली, लेकिन सदन उसी संविधान के नियमों के तहत सदन के संचालन के कुछ नियम हैं, तो उसकी नियम की पुस्तिका भी है। संविधान की प्रति आप दिखाते हैं, लेकिन नियम की पुस्तिका में लिखे जो नियम हैं उसको नहीं मानते हैं। तो ये दिखाता है कि मैं वही कह रहा था, दोहरा चरित्र। ये दिखाता है कि आप दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ये नियम आज नहीं बने हैं। ये नियम जब हमारी संसद बन गई थी तभी नियम बन गए थे कि सदन के संचालन ऐसे होगा, इसको बोलने की अनुमति तब होगी, इसको बोलने की अनुमति तब होगी, इतनी संख्या वाली पार्टी को इतना समय मिलेगा बोलने के लिए, इतनी कम संख्या वाली को इतना समय मिलेगा। तो ये आज के नियम नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बना दिए हैं, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नहीं बना दिए हैं, ये राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने नहीं बनाई। ये पहले के सब नियम बने हुए हैं, कांग्रेस के ज़माने के बने हुए हैं। और ये आश्चर्यजनक बात है कि कांग्रेस के नेता ही और विपक्ष के नेता ही उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जो नियम उन्होंने बनाए थे। तो ये हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसके लिए खतरे। सबसे बड़ा बात है कि विवाद कैसे मुद्दे पे हो रहा है जी, विनेश होगा। और मान लीजिए नियम के मुताबिक उनका वजन 3 बार उनका वजन हुआ, अगर 100 ग्राम वो एक्स्ट्रा पाई गई तो नियम होता है। IOA वहाँ पर अपनी दलील दे रहा है, ओलंपिक एसोसिएशन अपनी दलील दे रहा है, जो उसके सुनवाई हो रही है वो अलग हो रहा है। फिर भी आप ऐसे विषयों पर संसद में चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं उन्होंने प्रदर्शन किया था तो मोदी क्या मतलब? देखिए मुद्दे तो अब जब हम चुनाव में जाते हैं तो आप देखा हुआ आपने कि बहुत सारे सभी कहते हैं कि भाई बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, आम आदमी के हित की बात होनी चाहिए। अब आप सदन में पक्ष विपक्ष दोनों को उठाकर देख लीजिए, जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करता। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया नेताओं के बीच, और ट्रेंड क्या है कि मुझे अपनी जो स्पीच है वो वायरल करानी है, मुझे मेरी स्पीच में जो कंटेंट है वो वायरल होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ऐसे पोस्ट दूंगा और मैं कुछ ऐसी चीज़ कहूँगा जो वायरल हो जाए, और उसमें मेरे जो चीज़ वायरल हुई है उसको वो कितने लोगों तक पहुँची, कितने लोग उसमें लाइक आ गए, कितने रिट्वीट हो गए, नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेता को ध्यान देना चाहिए कि जो जिसके लिए मुझे जनता ने चुनकर भेजा है, आप 543 संसद सदस्य हैं, 543 संसद सदस्यों में से
कितने लोगों ने अपने क्षेत्र के जो मुद्दे उठाए संसद में, ज़रा बता दें। उनमें से जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी संसदीय क्षेत्र के किन मुद्दों को उठाया, कितनी समस्याओं का हल कराया, ज़रा बता दें। उन्होंने सिर्फ ऐसी स्पीच दी है सभी ने कि जो वायरल हो जाए, जो वो दिख जाए कि मैं उस पर भारी हूँ तो मैं उस पर भारी पड़ जाऊँगा। ये एक नया खेल चल रहा है। तो हमारे जो संसदीय लोकतंत्र को उसको मजबूत नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें। उनके वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ा रहा है, उनके लाइक्स बढ़ा रहा है, वो ज़रूर उनको ये फ़ायदा हो रहा है सोशल मीडिया के एंगल से, लेकिन देश हित में कुछ ऐसा बड़ा काम हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। संसद से लेकर सोशल मीडिया पर इस सप्ताह एक और चीज़ की चर्चा रही, जो कि मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं जेल से और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, अरविंद केजरीवाल को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार और बाकी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होती है वो अलग चर्चा का विषय है, लेकिन एक मुद्दा जो इस सप्ताह काफ़ी सुर्खियों में रहा, संसद से जुड़ा हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। राजनीति है या वाकई उसमें सुधार की ज़रूरत है या कोई संदेश देने, क्योंकि सरकार ने ही इसको लाया संसद में और सरकार की ओर से ही जेपीसी में भेजने की बात कर दी गई। नहीं देखिए, अभी राज्यसभा में मुझे लगता है कि क्योंकि राज्यसभा में 12 सीटों के उपचुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स की सरकार भी प्रतीक्षा करना चाह रही है कि जब अभी उपचुनाव हो जाएंगे तो नंबर शायद 2-3 सीटें उनकी बढ़ जाएंगी, तो संभावना बेहद कम हो जाएगी कि उनका विधेयक गिरे। दूसरा क्या था कि एक चीज़ और है कि उस विधेयक पर आम राय बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा था कि ये मुस्लिम विरोधी विधेयक है, ये ज़मीन पर कब्जाने वाला विधेयक है, तो ये भावना नहीं पहुँचे। और जिस तरीके से अफवाह और भ्रम आजकल सोशल मीडिया के युग में तमाम तरह से जल्द पहुँच जाती है, तो वो तरह की अफवाह नहीं फैले, इसलिए 31 लोगों की समिति बनाई गई है। उसमें सभी दलों के लोग शामिल हैं, 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो ये मुझे लगता है कि एक विचार विमर्श कर एक बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। और ये समस्या देखिए है, पूरे भारत में है कि और कोई भी बॉडी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई संगठन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर ना तो अदालत का नियंत्रण हो, ना ही सरकार का नियंत्रण हो। वो जो चाहे वो कर सके। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जो संसद है, जो भारतीयों द्वारा चुनी जाती संसद है, उसका ही नियंत्रण देश पर होना चाहिए। तो वो कोई संगठन संसद से बड़ा नहीं हो सकता, कोई संगठन भारत के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई राजनीतिक संकेत भी देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 400 पार नहीं हुआ, 300 पार नहीं हुआ, 240 ही रह गया। हाँ, राजनीतिक संकेत तो देखिए इसमें इस तरीके के सरकार के पास कुछ इनपुट्स थे कि इस मुद्दे को लेकर एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की जा रही है, जैसे सीए के खिलाफ की गई थी। तो मुझे लगता है कि अभी इस हालात में इस समय शायद सरकार भी उसको टालना चाहती थी कि कोई नया आंदोलन खड़ा हो जाए, एक नई मुश्किल खड़ी हो जाए। अभी हम देख रहे हैं कि वो शंभू बॉर्डर पे वहाँ पर ऑलरेडी चल ही रहा है। जेडीयू टीडीपी ने साथ दे दिया। जेडीयू टीडीपी ने साथ दे दिया, तो ये दिखाता है कि सरकार इस विधेयक को पारित जरूर कराएगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि मेरे जो 100 दिन हैं, पहले 100 दिन होंगे तीसरे कार्यकाल के, बड़े फैसले वाले होंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें एक ये भी शामिल था। मनीष सिसोदिया का जहाँ तक आपने जिक्र किया है, मुझे लगता है कि देश को अब ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं चोरी के आरोप में पकड़ा गया और मेरे को जमानत मिल जाती है, तो मैं छुप कर आऊँगा, मैं कोई जश्न मनाता हुआ नहीं आऊँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे कोई घर वाले पड़ोस वाले देख लें कि आ रहा है, कि मैं शर्म से अपना सर झुका लूँगा। लेकिन हमारे समाज में एक चल पड़ा है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी नेता हो, जब उसको जमानत मिलती है तो हम उसका ऐसा स्वागत करते हैं कि वो विश्व विजय हासिल करके आ गया है। और ऐसा जब हम करते हैं तो ऐसे नेताओं का भ्रष्टाचार का जो हौसला है वो बढ़ जाता है। तो भ्रष्टाचार का हौसला बढ़ाती जनता ही है। हमें लगता है कि ये जब तक वैसे कोई अदालत किसी को दोषी नहीं ठहरा देती, सज़ा नहीं सुना देती, तब तक उसको दोषी नहीं माना जाता है। लेकिन अगर हम देखें, ईडी ने अब तक जो चीज़ें प्रस्तुत की हैं अदालत में, वो दर्शाती हैं कि मनीष सिसोदिया पाक साफ तो नहीं है, कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ कितनी है, गड़बड़ कितनी लोगों ने मिलके की, ये चीज़ें भी अदालत में स्पष्ट होंगी। लेकिन गड़बड़ हुई है, ये बात पक्की है, और गड़बड़ हुई है तभी उन्होंने अपनी पॉलिसी वापस ली है। तो ये दिखाता है कि हमको भ्रष्टाचारियों का माला पहना कर स्वागत करने से बचना चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जाता है, बच्चों में गलत संदेश जाता है, और ऐसे नेताओं का हौसला और बढ़ता है। मुझे लगता है कि जो दिल्ली का जो घटनाक्रम है, वो जब हम जनवरी में विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, तो इन सबका बड़ा असर इस बार पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।